बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मर्द की हैसियत का अंदाज़ा उसकी औरत के कपड़ों से होता है और औरत की नफासत का अंदाज़ा उसके मर्द के कपड़ों से होता है। अम्मी, आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? मैं जो घंटों बैठी अम्मी का लेक्चर सुन रही थी, तंग आकर बोली, इसलिए बेटी कि तुम कुछ सबक ले सको। देख नहीं रही कि तुम्हारा शौहर कितने गंदे और गलीज़ कपड़ों में फिरता है? इसके तुम कपड़े तो देखो, कपड़ों पर सिलवटें और गंदे मैले कपड़े। क्या तुम्हें ज़रा भी हया नहीं आती? अपने शौहर को तुम इस हालत में बाहर भेज कैसे देती हो? मुझे तो हैरत है तुम पर। अम्मी की बातें मेरे दिल पर लग रही थी, मगर मैं क्या करती। मैं तो जमाल से हज़ार बार कहती कि वो ऐसे कपड़े ना पहना करें, मगर उन पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता था। अभी हम माँ बेटी बातें ही कर रहे थे कि जमाल दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनको इस हुलिये में देखकर मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। उनका चेहरा कई सालों का बीमार ज़्यादा लग रहा था और कपड़े इस कदर मैले और गंदे कि अल्लाह की पनाह। अम्मी के सामने मैं शर्मिंदा हो गई। उनके पीछे पीछे मैं कमरे में आई और वो कहने लगे, भाई तुम क्या अपनी माँ को लेकर दरवाजे के सामने बैठ गई हो? पता नहीं है कि तुम्हारा शौहर इस वक्त घर आता है? जी जमाल शाह, मुझे पता है कि आप इस वक्त घर आते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है आपके? इस कदर गंदे कपड़ों की वजह से अम्मा मुझे कितना डांटती हैं। आप कम से कम अपने कपड़े तो पहन लिया करें। कौन से अच्छे कपड़े पहन लिया करूँ? हाँ, जमाल मुझ पर चिल्लाने लगे, तुमने कभी मुझसे पूछा है कि मैं भूखा हूँ या मैं खाना खा कर जा रहा हूँ? कपड़े तो बात की बात है। जमाल मुझ पर चिल्लाने लगे। मेरे दिल को अफसोस हुआ कि वाकई मैं अपने शौहर की तरफ से कुछ दिन से गाफिल हो गई थी, तभी वो शायद ज़िद में आकर ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे मेरा नाम खराब हो। मैंने उस दिन से तौहिया कर लिया कि मैं अपने शौहर का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी, उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी और दिन रात में उनकी खिदमत करूँगी। अगले दिन से मैंने ऐसा ही किया, अपने शौहर के कपड़े इस्त्री करके रखे, उनको धोकर कलफ लगाती और जैसा वो कहते मैं वैसा ही करती। और फिर इस बात का असर भी हुआ। अगले रोज़ दिन में उठी तो मेरे शौहर बोले, आज तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बिल आखिर तुमने मेरी बात मानी है, मैं क्यों ना मानूँ। वो अच्छे नफीस कपड़े पहनकर घर से चले गए थे और मैं खुशी खुशी अपने कामों में मगन हो गई। मेरा ख्याल था कि मेरा शौहर सुधर गया है, वो कभी दोबारा ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा। और फिर शाम को एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे मेरे शौहर पर मेरा शक बढ़ गया। हुआ यूँ कि वो जब मैं घर से आते दरवाजे पर बल देते हुए यूँ आए कि मैंने अपने कमरे में बैठी तो वो दरवाजे से अंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने सुबह वाले कपड़े पहन रखे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। मैं उनसे पूछा भी कि आप घर के अंदर कैसे आए? मैंने तो अभी कुंडी नहीं खोली थी। क्या दरवाज़ा खुला था? मुझे परेशानी हुई। दरअसल दरवाज़ा खोलकर घर बैठने से मुझे बहुत उलझन होती थी। हर वक्त चोर डाकू का डर मेरे जहन में बैठा रहता था, इसलिए मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखती थी दरवाज़ा किसी भी वक्त खुला ना रहे, और अगर ऐसा होता तो मेरी जान पर बन जाती। बल्कि उस वक्त भी मुझे लग रहा था कि दरवाज़ा कहीं खुला होने की वजह से घर में कोई आ ही ना गया हो। मेरे शौहर ने बताया कि आज मेरी गलती से कुंडी खुली रह गई थी। शायद मैं काम वाली मासी के जाने के बाद दरवाज़ा बंद नहीं किया था और इसीलिए जमाल बिना दरवाज़ा बजाए घर में दाखिल हो गए। बहरहाल मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं जमाल के लिए चाय और पकौड़े तलने लगी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। काफ़ी परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है जमाल, आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारे पास घर में क्या कोई ज़ेवर वगैरह है जिन्हें मैं बेचकर अपना कारोबार सही कर सकूं? जमाल, ज़ेवर तो बहुत रखा है, मगर आप ये तो बताएं कि आपके चलते हुए कारोबार में नुकसान कैसे हो गया? आपने मुझसे जिक्र तो नहीं किया। जमाल ने एक सरसरी नज़र मुझ पर डाली और बोले, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अगर तुम्हें अपना ज़ेवर देना है तो सही, वरना मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूँगा। जमाल की रखाई पर हैरान रह गई, मगर मैं कुछ नहीं बोली। सोचा अगले दिन जाकर ज़ेवर लॉकर से निकाल आऊँगी और अपने शौहर को इस बात की खुशखबरी दूँगी। अगले दिन जमाल के जाने के बाद मैंने घर को ताला लगाया और घर से निकल गई। थोड़ा आगे जाकर एक टैक्सी ली और सीधा बैंक पहुँच गई। वहाँ जाकर पता चला कि आजकल सोने के रेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए सोना अच्छी कीमत पर बिक रहा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोचने लगी शौहर की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरा ज़मीर भी मुतमईन रहेगा। इन्हीं सब मामलात से फारिग होकर जब मैं बैंक से निकली तो मेरी नज़र रोड के पार खड़े शख्स पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर था, जो एक खूबसूरत औरत के पास खड़ा था। ये औरत अपनी गाड़ी में बैठने ही लगी थी, जबकि मेरे मियाँ साहब भी उसके साथ खड़े थे। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर इस कदर बेवफा निकलेगा। रोती रोती घर आ गई। रोड पर क्या तमाशा करती। थोड़ी देर में मेरा शौहर भी और वो औरत भी मेरी निगाहों से ओझल हो चुके थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं होते तो मुझे नज़र आते। खैर, घर आकर मेरे आंसुओं का सिलसिला रुक नहीं रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी कि जमाल घर के अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज़ ने मेरे दिल में नफरत के दरवाजे खोल दिया। जिस बेवफा के आने की मुझे कोई भी
खुशी नहीं थी। और फिर न जाने जमाल ने ये नया सिलसिला क्यों शुरू कर रखा था कि वो बिना दस्तक दिए घर के अंदर आ जाया करते थे। लगता था उन्हें मुझ पर शक है या फिर वो कोई और बात मुझसे छुपा रहे हैं, जो अचानक बिना बताए घर आ जाते हैं। जमाल आए तो मैंने उनसे सीधे मुँह बात न की। मेरी आंखों की लाली देखकर समझ गए थे कि मुझे किसी मामले की खबर हो चुकी है। तभी मेरे कदमों में बैठकर बोले, लगता है बेगम हमसे आज कुछ नाराज़ हैं। नाराज़? मैं आपकी इस बेवफाई को कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? आपने मुझे बताया तक नहीं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है आप रशीद प्लाजा के सामने उस औरत के साथ खड़े क्या कर रहे थे। मैं पूछ सकती हूँ कि उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? गाहक है आपकी? क्या है वो आपकी? मेरा गुस्सा इंतहा पर था, लेकिन अरे बेगम तुम यूं ही शक कर रही हो। देखो मेरे कहीं गाहक है जिनको मैंने रोज़ाना की बुनियाद पर माल देना होता है। भाई कुछ गाहक तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी गाड़ी से उतरना भी पसंद नहीं करते, बस इसीलिए शायद तुमने मुझे किसी औरत की गाड़ी के पास खड़ा देख लिया होगा। अच्छा चलो तुम खुद बताओ, याद करो क्या मैं उस औरत के साथ गाड़ी में बैठा था? मेरे शौहर ने नई बात निकाली। मैं सोचने लगी तो याद आया कि वाकई गाड़ी में तो मैंने उन्हें बैठे देखा ही नहीं था। तब उस बात को मुझे भूलना ही पड़ा और जमाल को माफ़ करना पड़ा, क्योंकि जमाल के मुताबिक वो सिर्फ अपना माल देने गए थे। अब मैं मुतमईन हो गई थी कि जमाल सिर्फ मेरे हैं। मैं उन पर नज़र भी रखने लगी थी। अभी मोबाइल फ़ोन पर किसी किस्म का कोड ना लगाते, ना ही मुझसे कोई बात छुपाते। ऑफिस में होते जब भी फ़ोन करती तो उनका फ़ोन कभी भी मसरूफ़ ना होता। उन्हीं चीज़ों से मैं भी मुतमईन हो गई थी। लेकिन अभी ये मुसीबत टली ही थी कि मेरे शौहर ने अपना दूसरा रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब मुझे उनके घर लेट आने की वजह और घर के अंदर बिना दस्तक देने की वजह भी समझ आ चुकी थी। वो दरअसल उन्हीं पुराने कपड़ों में घर के बाहर जाते और जब घर वापस आते तो आते ही कपड़े तब्दील कर लेते थे ताकि मेरे सामने उनका भरम कायम रह जाए। ये बात मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़देह थी कि मेरा शौहर बाहर ऐसे कपड़ों में जाता है जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। मगर मैं उनसे क्या पूछती और क्या कहती? वो ऐसे आते और ऐसे जाते जैसे बात सबा का झोंका होता है। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़े ना जाते। तब एक दिन मैंने सोच लिया कि सुबह से शाम तक दरवाजे के सामने बैठी रहूँगी। जैसे ही जमाल घर के अंदर आएंगे मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी और उनको शर्मिंदा करूँगी कि उन्होंने मेरी बात का मान न रखा। न जाने मेरे शौहर को किस चीज़ की कमी थी। घर में हर तर्ज के कपड़े मौजूद थे, मगर ये वही गंदे और मेले कपड़े पहनना पसंद करते थे। आज वो आए तो मैं उनके सर हो गई, क्योंकि दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उनके मेले कपड़ों पर मेरी नज़र पड़ी तो वो खुद भी शर्मिंदा हो गए। जमाल आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने एक कड़ी नज़र उन पर डाली। माफ़ कर दो शाहीना, दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहन कर जाऊँगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारा भी दिल दुखी हो जाएगा। उन्होंने मजलूमियत का नया नाटक शुरू कर दिया। अब बहरहाल बात तो उनकी सुननी थी। उनके साथ साथ कमरे में आ गई, उनकी चाय वगैरह से खिदमत की। फिर जब उनका मुंह थोड़ा हल्का हुआ तो पूछने लगी, बताइए जमाल आपने क्यों मेले कपड़े पहनना नहीं छोड़े? किस चीज़ की कमी है आपको? आप तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। दरअसल जब मैं पिछले शहर में रहा करता था तब मैं एक दर्जी के पास जाया करता था। उसका नाम नफीस था। वो इस कदर खूबसूरत कपड़े सिलाई करता था कि उसके कपड़ों के आगे कोई जवाब नहीं, इसीलिए मैं उससे ज़्यादा सिलाई अदा किया करता था। फिर जब ये हुआ कि नफीस दूसरे शहर चला गया, उसके पास मेरे 3-4 जोड़े कपड़ों के भी रहते थे जो मैंने उसे इकट्ठे सिलाई करने के लिए दिए थे, मगर उसका कोई रिश्तेदार फौत हो गया। उसके बाद वो दोबारा मुझे शहर में नज़र नहीं आया। हफ्ता तक गुजर गया, फिर तो मेरी भी अपॉइंटमेंट हो गई। मैं लाहौर शहर में आ गया। अब तुम तो जानती हो कि यहाँ आकर मुझे किसी भी दर्जी का कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। बस एक नफीस ही था जो मेरे मनपसंद कपड़े सिलाई किया करता था, इसीलिए बार बार यही कपड़े धोता हूँ और ये वापस पहन लेता हूँ। मेरे शौहर ने ये बात मुकम्मल की तो मैं एक बार फिर उनकी बातों में आ गई। सारे गिले शिकवे भूल गई, ये जाने बगैर कि जो कहानी उन्होंने मुझे बताई है ये फ़र्जी भी तो हो सकती है। बहरहाल मैं क्या कर सकती थी, खामोश हो गई। मगर मैंने दिल ही दिल में ठान ली कि अब नफीस दर्जी वाले से कपड़े ज़रूर सिलवा कर लाऊंगी और अपने शौहर को दूंगी, ताकि उनका ये बहाना तो ख़त्म हो कि उनके पास अच्छे दर्जी के कपड़े नहीं हैं। मैंने उनके फ़ोन से नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। डायरी सारी खंगाल डाली। पता चला कि नफीस दुकानदार का भी कपड़ों का पूरा कारोबार है। मैंने उनकी डायरी से नंबर नोट कर लिया। नफीस दर्जी से बात की तो उसने बताया कि वो आजकल भी शहर में होता है। उनके कुछ अजीज़ व अकारिब की वफ़ात हो गई थी, उसके बाद वो अपने ग्राहकों से रब्ता नहीं कर पाया। हंगामे ऐसे थे कि फ़ोन भी गुम हो गया, सो किसी के पास उसका नंबर तो था नहीं। वो ख़ुद भी किसी से रब्ता नहीं कर सका। नफीस दर्जी की बात सुनकर मुझे कुछ अपने शौहर की बात पर दम महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर नफीस से वो कपड़े ले आऊँगी जो मेरे शौहर ने नफीस दर्जी वाले को दिए थे। लेकिन हमारे शहर से इस दर्जी के इलाके शाहकोट का रास्ता काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 2-3 घंटे तो मुझे लग ही जाते। अब मैं अपने शौहर के लिए क्या क्या करती। अपनी सहेली से मदद ली, वैसे भी उसी इलाके की रहने वाली थी। लाहौर शहर में हॉस्टल में रहती थी, एक स्कूल में नौकरी करती थी और ज़्यादातर उसका आना जाना लगा रहता था। मैंने उससे कह दिया, सायमा मेरे साथ किसी दिन नफीस दर्जी वाले के पास चलो। मैं उससे अपने शौहर
शौहर के लिए कपड़े सिलवाना चाहती हूँ। साइमा मान गई, कहने लगी कि बुध को मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ ही आ जाना, सुबह 1 बजे घर से निकल जाएंगे। साइमा की बात पे मैंने हामी भर ली। 3-4 बजे तक वहाँ पहुँच जाती तो 6-7 बजे तक घर वापस आसानी से आ सकती थी। वैसे भी तो जमाल तकरीबन रात के 8-9 बजे आते थे। मैं अगले दिन साइमा के साथ शाहकोट रवाना हो गई। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि नफीस दर्जी के पास वाकई मेरे शौहर के 3 जोड़े रखे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी वो जोड़े लिए, उनकी सिलाई अदा की और गाड़ी में बैठी भागम भाग अपने घर पहुँच गई। मेरे शौहर उस वक्त तक अभी ऑफिस से नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मैं उन्हें इस बात की खुशखबरी दूंगी कि नफीस दर्जी वाला मिल गया है और उसके पास उनके कपड़े भी थे जो कि सिल चुके हैं। मैं अपने शौहर का इंतज़ार ही कर रही थी, मगर उस रात उनको आते आते रात के 12 बज गए। मैं परेशान हो रही थी। रात के 12 बजे वो थके हारे घर में दाखिल हुए। उनका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। कपड़े वही थे जो मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो तब्दील नहीं करते थे। उनकी परेशानी देखकर मैं अपनी खबर बताना ही भूल गई। क्या हुआ, आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? कोई परेशानी है तो बताएं। नहीं, कोई बात नहीं है, जमाल ने कहा और करवट बदल कर सो गए। मैंने सोचा कि उनको कपड़ों की खबर कल ही दूंगी। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। उस वक्त जमाल अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें रोक लिया और बताया कि मैं उनके लिए नफीस दर्जी वाले से उनके तीनों सूट ले आई हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे, मगर कहने लगे कि इस वक्त ये नए कपड़े पहन कर नहीं जा सकूँगा। मेरा ख्याल था कि पहला दिन है, शायद उन्होंने ध्यान नहीं किया, मगर पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। मेरे शौहर ने वो कपड़े नहीं पहने जो मैं उनके दर्जी नफीस से ही सिलवा कर लाई थी। अब मुझे बहुत दुख भी हुआ और परेशानी भी कि आखिर मेरे लिए इतने खूबसूरत कपड़े मेरे शौहर ने 1 मिनट में रद्द कर दिए, जबकि मैंने उनकी सिलाई भी अपने रुपए से अदा की थी। खैर, अब क्या हो सकता था। फिर मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मेरे शौहर के पास गंदे मैले कपड़े पहनने का कोई बहाना तो नहीं रहा, मगर ये तो सिर्फ एक खुशफहमी ही थी। जमाल रोज़ाना मुझसे चोरी छुपे वही कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते और घर आते वक्त उन्होंने यही कपड़े पहन रखे होते। मुझे इस सब से बहुत उलझन थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब जमाल के पीछे जाऊंगी, उनके कारोबार की हर एक खबर लूँगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। अगले दिन जैसे ही घर से बाहर निकले तो मैं उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा जमाल एक मोड़ मुड़ रहे थे जिसके आगे सड़क वीरान होती थी। यहाँ पर मैंने इससे पहले कभी किसी को आते जाते नहीं देखा था। ये एक ऐसी सड़क थी जो कुछ खौफनाक वाक़यात की वजह से सालों पहले बंद कर दी गई थी। यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते थे। लोगों का ख्याल था कि ये कासेबी रोड है, इसी वजह से इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इस बेनामी रोड को तकरीबन बंद कर दिया गया था। तभी मैंने देखा एक काले रंग की गाड़ी आई और मेरे शौहर इस गाड़ी में बैठकर चले गए। मैं तो बस उनका मुंह तकती रह गई कि कब वो पीछे मुड़ेंगे, लेकिन गाड़ी आगे की जाने भी चलती रही। मेरे शौहर भी उसमें बुत बने बैठे थे। खैर, मैं उस वक्त कर भी क्या सकती थी, मेरे पास कोई गाड़ी तो थी नहीं और मैं पैदल उनकी गाड़ी का पीछा तो कर नहीं सकती थी। अगले दिन मैंने सोच लिया कि शौहर के घर से निकलने के फ़ौरन बाद ही मैं भी गाड़ी करवा लूँगी और उनके पीछे पीछे ही जाऊँगी कि आखिर वो जाते किधर हैं। अगले दिन ऐसा ही हुआ। मेरे शौहर जब घर से निकले तो मैंने बिना किसी देर किए उनका पीछा करने का फ़ैसला कर दिया, मगर पैदल नहीं, एक ऐसी गाड़ी में जिसको मेरे शौहर भी नहीं पहचानते थे, क्योंकि ये गाड़ी मैंने 1 हफ़्ता पहले ही बुक करवाई थी और आज इसमें पहला दिन था। शौहर को काफ़ी दूर से देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने आज भी वही कपड़े पहन रखे हैं, बल्कि उससे भी गए गुजरे कपड़े हैं। मैं गाड़ी में उनका पीछा कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी एक खाली मैदान में उतर गई। उन्होंने जमाल को भी गाड़ी से उतारा और इस जगह के दरवाजे को बंद कर दिया। ये हॉल नुमा कमरा इस कदर बड़ा और खूबसूरत था कि यहाँ पर पाँव रखने का भी दिल न चाहता। सफ़ेद रंग की छोटी छोटी डिब्बियों में पैक चीज़ें वो मेरे शौहर को थमा रहे थे, जिन्हें वो एक थैले में रखे इस हाल से बाहर आ गए। दोबारा जमाल इस गाड़ी में तो ना बैठे, अलबत्ता उन्हें मेले कुचेले कपड़ों में पैदल ही दूसरी तरफ को जाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। दिल चाहता था कि अपने शौहर से पूछ लूँ कि इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया। बहरहाल अपने शौहर को लोगों के आगे हाथ फैलाता देखकर मेरा दिल कुर्ची कुर्ची हो गया। घर आकर मैंने फ़ैसला कर लिया कि जमाल से इस बारे में वाज़ेह बात करके रहूँगी। घर आकर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। जमाल से लाख पूछने पर भी ये नहीं बताया कि वो काम क्या करते हैं। तब मैं खामोश हो गई। मैंने अपने वालिद को ये सारी बात बताई। मेरे वालिद ने खुफिया तौर पर तहकीकात करवाई तो पता चला कि उनसे शादी का फ़ैसला करने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि मेरे शौहर जिन्होंने ख़ुद को एक कारोबार का मालिक ज़ाहिर किया था, वो कोई कारोबार नहीं करते थे, बल्कि वो तो नशा सप्लाई करने वाले एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने न जाने कितनी हराम की कमाई की और कितने ही लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की। ये सुनकर मेरे वालिद के तो होश व हवास काबू में ही ना रहे। मैंने अपने शौहर को खूब सुनाई और कहा कि मैं आज ही उनसे अलीदगी लेना चाहती हूँ।
हूँ। उम्मीद ना थी कि मेरा शौहर अपने पेशे को मुझसे ज़्यादा तरजीह देगा। उन्होंने मुझे तो तलाक दे दी मगर वो घिनौना काम नहीं छोड़ा। मैं भी ऐसे शख्स की मोहब्बत पर नालत भेजती हूँ जिसकी आदतें और किरदार ही आला ना हो। आज मैं तलाक याफ्ता होकर अपने घर बैठी हूँ। जानती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी कोई ना कोई सबब कर ही देंगे मगर मैं पलट कर उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।